दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहां से आ रहे, कहीं भारत में, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि इस पंजे ने बनाई है। ये भ्रष्टाचार की जननी है, ये आतंकवाद की जननी है। मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद करीब फौज घोटाला कांड, टू स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड। मेरे लखनऊ के वीर सपूतों, जरा पूरा सुन लीजिए। 150 है, आप तो 10-20 से अगर ताली बजाएंगे, 150 है। पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। इस भारत को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा कांग्रेसियों ने लूटने का काम किया है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नारा लगाइए तो दोनों हाथ की मुस्का बांध करके बजरंग बली की भूमिका में आइए, हनुमान की भूमिका में आइए मेरे मित्रों, और जोरदारी से जयकारा लगाइए, संकल्प लेकर के जाइए। और इसलिए 4 तारीख को 4 बजे तक 400 के पार ले जाने के लिए संकल्प के साथ नारा लगाइए। अगले जोरदारी से दोनों हाथ की मुस्का बांध करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, योगी जी, योगी जी, माननीय राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, मध्य क्षेत्र के कार्यकर्ता, मध्य क्षेत्र की जनता, लखनऊ की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। और मित्रों, अब बारी है राधे राधे की। राधे राधे, राधे राधे। ऐ मेरे वतन के हमराही जागीर, दे हमको। भारत माता के, लखनऊ लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समर्थन में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद, आदरणीय संजय सेठ जी, सांसद राज्यसभा, आदरणीय आनंद जी, महानगर के अध्यक्ष, आदरणीय मुकेश जी, सदस्य विधान परिषद, संचालन कर रहे अमित गुप्ता जी, उपस्थित सभी शहर के हमारे प्रबुद्धजन भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं संजय जी का, उनके पूरे परिवार का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि शहर के प्रबुद्ध जनों के बीच में आपने संवाद इस कार्यक्रम करा करके सुधांशु जी ने जो विस्तृत रूप से बातें रखी हैं, उससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को पूज्य अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए सारे यत्न किए हैं। लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी की बनाने की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे अवसर पर आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चूंकि अभी एक जनसभा अमीनाबाद में है, वहां इंतजार हो रहा है, मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पूरा का पूरा समय माननीय रक्षा मंत्री जी को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। अब मैं, जिनके लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से, ऐसे हमारे माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इनवाइट करता हूं कि आके अपना करें। लेकिन एक मैं जरूर उनके बारे में अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मैं लखनऊ पे फिदा, माननीय जी के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं लखनऊ पे फिदा, लखनऊ मुझ पे फिदा, है कोई ऐसा जो मुझे कर दे लखनऊ से जुदा। तो ऐसे हमारे माननीय जी हैं। अब हम इनको लखनऊ से नहीं छोड़ने वाले, और ये लगातार इस बार तो बड़े वोट से जीतेंगे ही, आगे भी हम लोग को इनको सहेज के रखना है। मैं अनुरोध करता हूं हमारे माननीय जी से कि आप आएँ और अपना उद्बोधन हमको प्राप्त। मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैं खड़े होकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक रैली को संबोधित करने के, मेरी आवाज़ पहुँच रही है नहीं पीछे? आंध्र प्रदेश में एक रैली को संबोधित करने के बाद मैं मंच से नीचे उतर रहा था, तो मेरे राइट हैंड साइड के लेग में एक स्ट्रेन आ जाने के कारण जो है थोड़ी इस समय प्रॉब्लम है।
2 मिनट भी खड़े होकर मैं बोलता हूं तो हमारे इसमें सीवियर पेन शुरू हो जाता है। इस कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूं। आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं, विलंब से आया हूं, इसके लिए भी मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक और हमारे देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल सांसद राज्यसभा श्री सुधांशु जी त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा श्री संजय सेठ जी और श्री अमित गुप्ता जी, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, यहां मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, आप लोग केवल राजनीतिक दृष्टि से ही जागरूक नहीं हैं, बल्कि मैं जानता हूं सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हर दृष्टि से जागरूक लोग यहां पर बैठे हैं। मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस समय सारे देश में चुनाव चल रहा है। स्वाभाविक है चुनाव को लेकर यदि कहीं पर कोई सार्वजनिक सभा होगी, कहीं पर कोई गोष्ठी होगी, तो बात की शुरुआत यदि होनी चाहिए तो राजनीति से ही होनी चाहिए। मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने जीवन में यदि राजनीति की है तो केवल चुनावी कामयाबी हासिल करने के लिए राजनीति नहीं की है। हमने अपने जीवन में यदि राजनीति की है तो यह देश बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने जीवन में राजनीति की है। मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आपको यकीन नहीं होगा, जल्दी यकीन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं सोच समझकर मैं बोल रहा हूं। लेकिन आजकल यह धारणा बनी हुई है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, सामान्यतः जब भी चुनाव का समय होता है जनता से तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह के आश्वासन उनको देते हैं और बाद में जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद उन सारे वादों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में मैं कहना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जब भी मैं चुनाव लड़ा हूं कभी कोई जनता के साथ मैंने वादा नहीं किया है, क्योंकि जनता को आश्वासन देना चुनाव जीतने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद वादों को न पूरा करने के कारण भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है और नेताओं की वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन में अंतर होने के कारण यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में पैदा हुआ है। मैं मानता हूं कि हर अच्छे राजनेता को, हर जागरूक नेता को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूं, जो टॉप के लीडर्स हैं उन सब की तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि भारत में की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और उस पर हमने विजय प्राप्त की है। हम जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने देंगे। मैं उन सब सारी चीजों की लंबी फहरिस्त की यहां चर्चा नहीं करना चाहता। हमने क्या कहा था, क्या किया। हमारे पिछले कुछ वर्षों के इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर कोई देख सकता है। जो हमारे कमिटमेंट्स थे 1951 से भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम काम कर रहे थे, उस समय भी देश की जनता के साथ जो हम लोगों ने वादे किए थे, बराबर हम उन वादों को दोहराते रहे। और जब गवर्नमेंट बनी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जब हमको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई, उसके बाद हमने अपने सारे कमिटमेंट को पूरा किया है। और जो 1-2 बचे हैं वह भी सारे कमिटमेंट पूरे होंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। लखनऊ का मैं जनप्रतिनिधि हूं। लखनऊ में क्या विकास हुआ है, कैसे हुआ है, अब इसके बारे में मेरे द्वारा कुछ बहुत ज्यादा कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हुआ भी है तो आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने आपके ऊपर अथवा लखनऊ की जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। आपने मुझे जनप्रतिनिधि चुना था, मैंने अपने दायित्व का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने निर्वहन किया है। और आगे भी बराबर मैं सोचता रहता हूं क्या होना चाहिए, फर्दर क्या करना चाहिए लखनऊ के बारे में, इसकी भी मैं बराबर चिंता करता रहता हूं।
60 में अपनी बात कह रहा हूं, बीच में आपको क्रम टूटने का भी आपको एहसास होगा। आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जनता के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जो आरक्षण को समाप्त कर देगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि फिलहाल आरक्षण समाप्त करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान में संशोधन कर देगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 51 से लेकर आज तक आप देखिए, भारत के संविधान में 132 टाइम्स अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसमें मोर देन 90 टाइम्स अमेंडमेंट यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और संविधान में संशोधन की बात करते हैं, यहां तक कि भारत के संविधान के प्रेम्बल में भी चेंज करने का काम, जबकि संविधान निर्माताओं का एक मत था, इस पर एक कंसेंसस था कि किसी भी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में चेंज नहीं किया जाना चाहिए। प्रेम्बल में भी चेंज करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। इसलिए बेबुनियाद और निराधार यह सब सारी बातें हमारी पार्टी के बारे में कही जाती है। गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी की लीडरशिप की हमारी इस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर शायद ही किसी के मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई संदेह हो अथवा कोई इस पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दे, प्रश्न चिन्ह लगा दे। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि जो हमारा भारत 2004 से लेकर 2014 तक बराबर इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह 2014 के बाद और 2024 आते आते दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आ गया है। और दुनिया की मानी जानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं वह भी यह दावा कर रही हैं कि भारत की जैसी पॉलिसीज हैं और भारत जैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह लोगों के द्वारा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसे भी सब स्वीकार करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी पहले के कंपैरिजन में ही, मैं नहीं कहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को काफी हद तक रिजॉल्व करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इन जनरल यदि देखा जाए भारत के बारे में परसेप्शन का, तो आपने इधर हाल फिलहाल 20-25 दिन पहले अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा। मिस्टर गारसेटी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर come to India. If you want to see the future, come to India. If you want to work on future, come to India. यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है, दुनिया का जो कुछ सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है वहां के एम्बेसडर ने एक किसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। भारत के प्रति लोगों का विश्वास बना है। भारत को अब सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी ये मानने लगे। 21वीं सदी यदि दुनिया में किसी देश की है तो हमारे और आपके देश, ये भारत की है। ये हमारी धारणा नहीं है, बल्कि दुनिया के अधिकांश देश ये मानते हैं। तो भारत के बारे में एक बहुत मेजर ये परसेप्शनल चेंज यह आया है। वैसे भारत की प्रतिष्ठा के बारे में 1-2 मैं केवल उदाहरण आपको दे देना चाहता हूं। क्षमा कीजिएगा, मैं चीजों को तोड़कर बोल रहा हूं। अब जैसे रशिया और यूक्रेन का वार आपको मालूम है, लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया जब प्रारंभ हुआ था।
स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे रशिया में भी पढ़ते हैं, यूक्रेन में भी पढ़ते हैं। यूक्रेन में जो हमारे भारत के रहने वाले बच्चे पढ़ रहे थे, स्वाभाविक है उनके जो माता पिता गार्जियंस यहां रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई कि बराबर रशिया की तरफ से भी बम, तोप, मिसाइल्स या सब सारी चल रही हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का, उनकी जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। और यूक्रेन की तरफ से भी रशिया के ऊपर चल ही रहा है। तो यूक्रेन के जो बच्चे पढ़ते थे, उनके गार्जियंस हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की जिंदगी यूक्रेन में संकट में है, आप किसी तरीके से उनको बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं उस घटना का, चश्मदीद में गवाह हूं। प्राइम मिनिस्टर ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से बात की और 4.5 घंटे के लिए रशिया यूक्रेन वार रुक गया और 22,500 हमारे बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। मैंने इसका उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि भारत के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस प्रकार का एक परसेप्शनल चेंज आया है, इसलिए मैंने इसका आपका उदाहरण दिया। अब यहां कभी कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर सभी बातें चलती हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर हम किसी भी सूरत में डिस्क्रिमिनेशन को इजाजत नहीं न दिया है और न देंगे। बड़ा से बड़ा विद्वान भी यदि कोई अपने को स्कॉलर मानता है, यदि मुझसे पूछना चाहता है, मैं उसका क्लैरिफिकेशन देने को मैं तैयार हूं, किसी मुद्दे पर नहीं किया। लेकिन आरोप लगाया जाता है। अब यदि इस पर मैं चर्चा करना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा होगा। हमारी राजनीति का आधार है जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इंसाफ और इंसानियत, यह हमारी राजनीति का आधार है। और इसलिए यह आधार है कि हम राजनीति केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए हम पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए हमारा यह आधार है। लेकिन समय समय पर बराबर इस तरीके के आरोप हम लोगों के ऊपर लगते रहते हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार को हर चीज में कामयाबी ही बराबर मिलती रही है। प्रयत्न किया है हम लोगों को, नाकामी हमको कभी कभी कामयाबी भी नहीं मिली है। अब ये चंद्रयान 2 था, हमारे वैज्ञानिकों ने उसे आगे बढ़ाया, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, सुबह 7 बजे वैज्ञानिकों के बीच पहुंच गए और सीने से लगाकर उनकी हौसला अफजाई की। और बहनों भाइयों, मैंने स्वयं देखा है भारत का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते कि वैज्ञानिक यदि कुछ भी लॉन्च करते हैं, कभी कोई मिसाइल अथवा कोई रॉकेट, तो एक बड़ी लैब होती है, उसमें लगभग 150, 200, 250 साइंटिस्ट, जितने सीनियर साइंटिस्ट हैं वह सब बैठते हैं और अपने अपने सामने पूरा वो सिस्टम जो होता है उसको रखकर, और जब लॉन्च जब होता है तो स्वाभाविक है तालियां बजती हैं। जब आगे बढ़ता हुआ दिखाई ऊपर देता है वह सिस्टम, तब भी तालियां बजती रहती हैं। लेकिन जिस समय कहीं पर यदि कोई फेल्योर होता है तो वह दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा है। डीआरडीओ में, हमारे मंत्रालय में आता है, लगभग 7,500 8,000 उसमें वैज्ञानिक हैं। एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं रहता है जिसके आंखों में आंसू न छलछला पड़ते हैं। मैंने चीख चीख कर रोते हुए मैंने अपने वैज्ञानिकों को देखा है जब उनका कोई मिशन अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाता है। चंद्रयान 2 के समय भी कमोबेश ऐसी ही हालत थी। प्राइम मिनिस्टर क्षण पहुंच गए उनके पास, प्रातःकाल उनको सीने से लगाया, गले से लगाया और गले से लगाकर उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। और आपने देखा हौसला अफजाई में कितनी बड़ी ताकत होती है कि हमारे वही वैज्ञानिक, उन्होंने करिश्मा कर दिया। चंद्रयान 3 लॉन्च किया और चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारा लैंडर लैंड कर गया और दुनिया के पहले देश हम बन गए चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड कराने में। ये छोटी छोटी कुछ चीजों की जानबूझकर आप लोगों के सामने मैंने चर्चा की। मैं क्षमा चाहता हूं संजय जी कि मुझे अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी जमात यहां पर इंटेलेक्चुअल्स की है, नहीं तो मैं जरूर आपके बीच
कोशिश करता और पहले आने की, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई ये गुस्ताखी की है ऐसा नहीं है। पहले कुछ कार्यक्रम लगे थे, इस कारण जो है उसमें ना चाहते हुए भी विलंब हुआ है, लेकिन आगे यदि मुझे अवसर मिलेगा काम करने का तो फिर से मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से सभी को आमंत्रित करिएगा। मैं सबके, किसी की कोई आशंका होगी, कोई सवाल करना चाहेगा तो उस पर भी मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। तो मैं समझता हूं कि इस समय इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगली हमारी और सार्वजनिक सभा है और उसके बाद तो फिर सारे देश में एक दिन यहां रुकने के बाद मुझे कैंपेन के लिए निकलना पड़ेगा। इसलिए मेरी उपस्थिति थोड़ी यहां कम रहेगी, इसके लिए भी मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका स्नेह मुझे प्राप्त होगा, इसके प्रति मैं आश्वस्त हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सेठ जी हमारे राज्यसभा में पहुंचे हैं, इनको भी मैं बधाई नहीं दे पाया, इसलिए मैं अपनी तरफ से और मैं आपसे को बधाई दे दीजिए। और वैसे बहुत डिटेल में सुधांशु त्रिवेदी ने आपके सामने चर्चा की होगी। सुधांशु त्रिवेदी की भारत में गजब की एक अपनी इमेज है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर सुधांशु त्रिवेदी के पास न हो। कैसे इंटेलेक्चुअल्स में इनकी रिकॉग्निशन होती है, अपोजिशन भी हो, वह भी इनको सम्मान के नजरिए से देखता है। हमारे लखनऊ के लिए सौभाग्य की बात है। आप सबको